फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे हम। यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा फिगर ऑफ स्पीच का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इंग्लिश कंपटीशन एग्ज़ाम है या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो फिगर ऑफ स्पीच आपको आना ज़रूरी है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सिंपल तरीके से इंग्लिश की फिगर ऑफ स्पीचेस को हिंदी के ज़रिए समझेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम्पल जब एग्ज़ाम में आए तो आसानी हो समझ में, इस टॉपिक को ईजिली हम समझ पाएँ। तो फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं और हिंदी में होते हैं अलंकार। जो अलंकार आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वे हिंदी में भी सेम ही होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है इंग्लिश में, तो उसे एक बार आपकी हिंदी ग्रामर की बुक से पढ़कर ज़रूर देखिएगा। तो जो है पॉइंट आपको कहीं ना कहीं 99% क्लियर हो जाते हैं। बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल्स को भी इनके समझेंगे। अब फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारा तो इसका यही डेफिनेशन ही होती है कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, क्योंकि कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो छोटे से एक लाइन आती है, उसी में से आपको जो है बताना होता है कि फिगर ऑफ स्पीच की क्या मीनिंग है। ये इतना लंबा चीज़ वहाँ पर नहीं आती है। तो एक फिगर ऑफ स्पीच इज अ पोएटिक डिवाइस होता है, पोएटिक डिवाइस which is used in a language to produce a great effect on the reader to listener. They are also called images, for in them one thing is presented in the image another. Rain and Martin defines a figure of speech. अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एक पोएटिक डिवाइस है और लैंग्वेज को ये ग्रेटर और इफेक्टिवफुल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रेन एंड मार्टिन ने कहा है फिगर स्पीच को कि इज एज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कॉजेज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये जब अपनी लैंग्वेज को जब कोई ऑथर लिखता है उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करता है। हिंदी के अलंकारों में ये बात ज़्यादा सिंपल है कि जब जिस तरह से किसी की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का, गहनों का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से ताकि उसकी सुंदर बढ़े, उसी तरह इंग्लिश में या किसी भी जो लिख रहा है कवि जो कुछ लिख रहा है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से समझना ज़्यादा सिंपल है। अब टाइप्स ऑफ फिगर स्पीच में सबसे पहला आता है सिमिली, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका, मोस्टली जो फिगर ऑफ स्पीच जो होती है उनमें पूछे जाने वाला। तो उपमा अलंकार, द वर्ड, अब सिमिली पढ़ लें या उपमा अलंकार पढ़ लें, आप बात एक ही होगी। द वर्ड सिमिली कम्स फ्रॉम द लैटिन सिमिलीज लाइक एंड मीन्स लाइकनेस। तो सिमिली आपसे वर्ड भी पूछा जाता है कई बार कि कहाँ से, क्या किस वर्ड से आया है, तो सिमिली से आया है जिसका मीनिंग होता है लाइक, जैसा या उसके जैसा जैसे होते कि किसी से कंपेयर करी जाती हैं यहाँ पर, लेकिन कंपेयर करने वाले वर्ड सो एज लाइक यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से देखेंगे सिंपल सा कि शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। तो हैंग्स लाइक एक स्टार जैसी से तुलना करी गई है, शी की तुलना स्टार से की गई है और तुलना करने वाला शब्द लाइक यहाँ पर दिया गया है। लाइक, सो, एज यहाँ पर होंगे जरूर इस फिगर ऑफ स्पीच में जब दो अलग अलग तरह की चीज़ों में कंपेयर किया जाएगा। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा सिमिली का यही पूछा जाता है अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, तो ये वाला ज़्यादातर मिलता है वहाँ पर देखने को। आई वंडर लोनली एज, मैं जैसे बादल इधर उधर घूमते रहते हैं इस तरह से मैं घूम रहा हूँ अकेला, जिस तरह से बादल, तो बादलों की जैसे एज क्लाउड, आई की तुलना क्लाउड से की गई है, एज यहाँ पर है। हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, उसके शब्द इतने मीठे हैं जैसे शहद, तो उसके शब्दों की तुलना किससे कही गई है? शहद से, और लाइक का यूज़ किया गया, तो सिंपल है यहाँ पर। अब सिमिली और मेटाफर में जो है कंफ्यूज होते हैं सभी। मेटाफर होता है रूपक अलंकार। सिमिली कंपेयर की जाएगी दो चीज़ों में और कंपेयर करने वाले वर्ड वहाँ पर होंगे। मेटाफर में कंपेयर नहीं की जाती है, सीधा उसके जैसा ही बता दिया जाता है, कोई कंपेयर नहीं। कि अगर हम सिमिली की हिंदी में बात करें तो उसका मुख चांद सा है,
उसका मुख चंद्रमा सा है। तो चंद्रमा सा है मतलब चंद्रमा की जैसा है, चंद्रमा की से तुलना की गई है। लेकिन मेटाफर में यही एग्जाम्पल चेंज होता है कि उसका मुख चांद है। अब उसका मुख पूरा चांद ही बता दिया गया, तुलना नहीं, चांद सा नहीं कहा गया, चांद ही बता दिया गया है। किसी को कहे कि वो चांद से सुंदर है तो चांद से तुलना कर रहे हैं। और बहुत से जो ऐसे भी रहते हैं वो बिल्कुल चांद से तुलना भी नहीं कर, चांद ही बता रहे कि बस तुम तो चांद ही हो, तुम चांद हो। तो यहाँ पर मेटाफर अलंकार होगा, जहाँ पर कोई कंपेयर नहीं होगा, सीधा सीधा उसको वही मान लिया जाता है जिससे कंपेयर करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर तुलना करने वाले वर्ड नहीं होते हैं और इस बुक में ऐसा कोई ख़ास एग्जाम्पल भी यहाँ पर नहीं दिया गया है जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो मेटाफर से रिलेटेड। एंड आई विल गो लव दिस माई डियर while the sand o life shall run. I bridle in my struggling muse with pain that longs to launch into bolder strain. तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल जो वो इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, वो हम अलग से देखेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे हम। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, किसी चीज़, किसी व्यक्ति, किसी थॉट, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको इंसान की तरह जैसे उसमें जान हो, उसमें जान मान ली जाती है, उसे जीवित मान लिया जाता है और पर्सनिफिकेशन उसी को कहा जाता है। जैसे अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किस, अथॉरिटी फॉरगेट्स, जो अथॉरिटी है वो भूल गई। अब अथॉरिटी वर्ड क्या हुआ, एक विचार है, एक भाव है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन फॉरगेट्स डाइंग किंग, भूल गई। तो अथॉरिटी एक वर्ड है हमारा, अथॉरिटी होती है सत्ता, फॉरगेट्स डाइंग किंग सत्ता। तो सत्ता को जो है, अधिकार को जो है वो एक जीवित चीज़ मान लिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इसी में है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी जो होती है, एक अवसर जो होता है हमारे दरवाजे पर एक बार दस्तक देता है। तो अपॉर्चुनिटी एक अवसर, एक इंसान नहीं है, लेकिन हमारे गेट पर वो है, दस्तक दे रहा है। तो इसको क्या, इंसान अपॉर्चुनिटी वर्ड को, एक भावना को जो है उसमें मान लिया गया है कि जीवित है, इसके अंदर जान है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव, अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है उसे टीचर की तरह यानी कि जीवित इंसान की तरह माना गया है। यहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और तीनों ही एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स में से हैं जो मोस्टली पूछे जाते रहे हैं साल दर साल हर एग्ज़ाम में। अब बात आती है एपोस्ट्रोफी की। इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग भी पूछा जाता है। ये होता है संबोधन अलंकार। इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी और इंग्लिश में संबोधन अलंकार आप पढ़ लें, बात एक ही होगी। इसका मीनिंग क्या होती है कि डायरेक्ट एड्रेस इज़ मेड टू ए पर्सन और थिंग। ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा अगर इसकी आपसे डेफिनेशन या मीनिंग पूछा जा रहा है तो ये डायरेक्ट एड्रेस होता है किसी पर्सन को या किसी थिंग को। यहाँ पर भी इसके इतने ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं। बस बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सॉलिटरी हाईलैंड लेस रिपिंग द सिंगिंग बाय हर सेल्फ स्टॉप हर और जेंटली पास। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, सॉलिटरी जो है उसको संबोधित करके बात कही जा रही है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हम अनदर वीडियो में देखेंगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्नैक डिकी। स्नैक डिकी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ पार्ट इज पुट फॉर द होल। ये होता है उपलक्षण अलंकार, इसको भी आप हिंदी में पढ़ सकते हो, उपलक्षण अलंकार। यहाँ पर ये क्या होता है, पार्ट इज पुट फॉर द होल, एक छोटे सा पार्ट सारी चीज़ को डिफाइन करेगा, या द होल पार्ट, होल फॉर ए पार्ट, या बड़ा, या तो किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बताया जाएगा या बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटा बताया जाएगा। इसकी भी मीनिंग या डेफिनेशन कई बार पूछ लिया जाता है पर बहुत रेयर। द स्माइलिंग ईयर, स्माइलिंग ईयर किसे कहा गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल इसके इसी तरह से आएंगे कि आपको खुद समझना होगा। स्माइलिंग ईयर कौन सा होता है, जब बसंत आ जाती है, स्प्रिंग इज़ ऑन। तो स्प्रिंग के लिए हमने स्माइलिंग ईयर यूज़ किया है, एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए एक छोटी सी स्माइलिंग का यूज़ किया गया है। शी वॉज ए मेड ऑफ 14 समर, 14 समर्स मतलब शी वॉज ए मेड ऑफ 14 समर्स, मतलब समर्स क्या है, एक ऋतु होती है, साल में एक बार होती है। 14 समर मतलब सालों को, कई सालों को जो है 14 समर्स की तरह छोटी चीज़ की तरह यूज़ कर दिया गया। सीधे सीधे शी वॉज ए मेड ऑफ ईयर्स नहीं कहा है,
शी वॉज ए मेड ऑफ 14 समर्स। तो ईयर साल बड़ा होता है, समर्स साल में आने वाला जो ऋतु होती है वो छोटी होती है। उसको यहाँ पर स्नी डॉग जो है एग्जाम्पल, वो फिगर ऑफ स्पीच हमारी होती है। ही इज ए पुअर क्रिएटर, क्रिएचर बताया गया है, गरीब क्रिएचर है। तो क्या है क्रिएचर, क्या मैन है। मैन एक पूरी जाति है, पूरा कॉमन नाउन है, और एक क्रिएचर से उसको कंपेयर कर दिया गया है। तो होल पार्ट के एक जो है पार्ट को होल पार्ट की जगह यूज़ किया गया है। ए डैनियल, डैनियल कहता है ए वेरी वाइज जज को कहा जाता है, केम टू जजमेंट। तो डैनियल वर्ड यूज़ किया गया है, कहना क्या चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बुद्धिमान जज। मेटोनिमी गुणोक्ति अलंकार होता है, इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। द वर्ड मेटोनिमी मीन्स लिटरली सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम एंड द फिगर इन सब्स्टिट्यूशन ट्यूटिंग द थिंग नेम्ड फॉर द थिंग मीन्ड। मतलब यहाँ पर विशेष्य के लिए विशिष्ट गुण का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके भी। ही सक्सेड टू द क्राउन, ही सक्सेडेड टू द क्राउन, उसने सक्सेड किया कि इसके लिए क्राउन, क्राउन मीन्स वो राजा बनना चाह रहा था। तो एक विशेष्य के लिए विशिष्ट गुण का यूज़ किया जा रहा है कि क्राउन कौन पहनता है, राजा। क्राउन कौन पहनता है, राजा। लेकिन राजा ना कहकर यूज़ क्या कर रहे हैं हम, क्राउन का। आई हैव नेवर रीड होमर, मैंने कभी होमर को नहीं पढ़ा। होमर मतलब जो होमर एक पोइट हैं उनके वर्क्स को नहीं पढ़ा, या हम इसकी जगह शेक्सपियर भी लिख दें, आई हैव नेवर रीड शेक्सपियर। तो इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा। शेक्सपियर को नहीं पढ़ना है, इट मीन्स मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने शेक्सपियर की जो प्ले हैं या वर्क है कभी नहीं पढ़े हैं। तो कहना क्या था कि आई हैव नेवर रीड वर्क्स ऑफ होमर या होमर्स वर्क, लेकिन सीधा सीधा होमर कर दिया। या हम होमर का कोई भी यहाँ पर वर्क हो सकता था, कोई भी उनका जो है, जैसे शेक्सपियर का है मैकबेथ कह दूँ मैं, आई हैव नेवर रीड मैकबेथ, या तो मैकबेथ सीधा कह रही हूँ, और आई हैव नेवर रीड शेक्सपियर, तो इसका मतलब मैंने शेक्सपियर का वर्क या शेक्सपियर को कभी नहीं पढ़ा है। तो एक विशेष्य के लिए विशिष्ट गुण का प्रयोग किया जा रहा है। ऑक्सीमोरन सिंपल आपके लिए विरोधाभास, जहाँ विरोधी जो टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन सेंटेंस में आएंगे। आई एम हैप्पीली मैरिड, बैचलर, मैरिड भी है और बैचलर भी है, शादीशुदा भी है और कुंवारा भी है। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, लाइफ कड़वा सच है, कड़वा और मीठा, लाइफ इज़ बिटर स्वीट। द बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर, जो लड़का है वो रेगुलर इरेगुलर है, मतलब रोज़ ही नहीं आता है। तो दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं। लाइटोटीज होता है अल्पकथन, जहाँ पर छोटी सी बात कही जाती है, अल्पोक्ति। तो ही इट इज़ एन एक्सप्रेशन एज एन अफर्मेटिव बाय डिनाइंग द अपोजिट। यहाँ पर बात अफर्मेटिव, बात को निगेटिव तरीके से कहा जाएगा कि बात कहने के लिए नकारात्मक रूप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे इजीली इसके। इट इज़ नॉट बैड, जब हम कहते हैं कि अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, तो हमारे एक्सप्रेशन बताते हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि बुरा नहीं है पर अच्छा है। तो बात के हमारी निगेटिव सेंटेंस में हम पॉजिटिव बात कह रहे हैं। ही इज़ नॉट फुल, मैं किसी को कहूँ वो मूर्ख नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है, तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इसका मतलब कि वो बुद्धिमान है। बात हमें पॉजिटिव कहनी थी, लेकिन कही हमने क्या, निगेटिव तरीके से। द केव इज़ नॉट बैड, केव बुरी नहीं है, लेकिन इसमें अच्छी है। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे याददाश्त बहुत अच्छी है, ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन क्या कह रही हूँ, निगेटिव तरीके से। पन होता है श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के कई अर्थ या मिलते जुलते अर्थ का प्रयोग किया जाता है। पन, ए पन इज़ ए प्ले ऑन डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड और ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स रिजेंबल वन अनदर इन साउंड। एग्जाम्पल, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब यहाँ पर श्लेष से लाइज वर्ड हमारा हाईलाइट हो रहा है। इसमें दो वर्ड मीनिंग रहते हैं कि जो एक एम्बेसडर होता है वो अपने देश के लिए एक